आपके एग्जाम होने वाले हैं, बैक प्रशिक्षु हैं या फिर आपका सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनका प्रमोट हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, या फिर ज़्यादातर लोगों को क्या है कि जिन लोगों की बैक लगी है, बैक प्रशिक्षु हैं, उनका क्या हुआ है कि सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बैक लगी है। इंग्लिश है आपका और एक मैथ है, ठीक है। तो मैथ की भी क्लास लगाएंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके में 2 यूनिट दी गई हैं, ठीक है, सॉरी 2 सेक्शन दिए गए हैं। एक तो आपका है सेक्शन ए और दूसरा है आपका सेक्शन इज बी, ठीक है। तो सेक्शन बी में क्या दिया गया है आपका पेडागोजी दी गई, जो आपको खुद ही पढ़नी है भाई। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश वालों ने सुना भी नहीं होगा शिक्षा शास्त्र। और सेक्शन बी है आपका, उसमें दिया है आपका पूरी की पूरी ग्रामर, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएंगे सेंटेंस मिल जाएंगे और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और आपका ये मिल जाएगा ऐसे हो गया, आपका लेटर हो गया और भी जो भी हमारी ग्रामर में होती है, हम लोगों ने पढ़ा है शुरुआत से क्लास 7 से 8 तक, 7th 8th 9th जो भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो ये पार्ट रहेगा इसको आपको खुद ही तैयार करना है। अगर आपने बुक नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए, साहित्य प्रकाशन की बुक आती है आपकी, वो ले लीजिए या फिर मॉडल पेपर लीजिए, उसमें से आपको ये प्रश्न करने हैं, ठीक है। आपके सेकंड सेमेस्टर हो या फिर बैक प्रशिक्षु हैं आप, सेकंड सेमेस्टर आपकी बैक है, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बैक क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों, और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सेक्शन ए में जो आपका आता है पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र, और सेक्शन बी में आता है आपका ग्रामर, ठीक है दोस्तों। अब मैं जो आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने डीएलएड या बीएड किया है तो आप सीटेट या यूपीटेट देंगे ही देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ आपकी दोनों के दोनों सब्जेक्ट पेडागोजी और ग्रामर बहुत ही सहायक बनेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि 30 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी और इंग्लिश दोनों ही आते हैं सीटेट में। और अगर आपका यूपीटेट आता है तो यूपीटेट में पेडागोजी थोड़ी कम होती है और सेक्शन बी यानी ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ऐसे लेटर, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ये आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारा सीधा ध्यान क्या होगा ग्रामर पर, ठीक है दोस्तों। ग्रामर आपकी हमें कंप्लीट करानी है और रोज की रोज क्लास लग रही है दोस्तों। ये इस श्रृंखला की पहली वीडियो है, पहला क्लास है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही, तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ ग्रामर में सेंटेंस, लेटर्स जो आपके होते हैं, ग्रामर की शुरुआत कैसे हुई, वर्ड्स वगैरह, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें बेसिक जो आपने पहले भी पढ़ी हुई, तीसरी क्लास या दूसरी क्लास चौथी क्लास में पढ़ी होगी। तो मैं इसको ज़्यादातर कोशिश करूँगा हिंदी में समझाऊँ, और फिर अंग्रेजी सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अंग्रेजी का प्रयोग भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या है कि जो वीडियो आज की होने वाली है थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें सेंटेंस थोड़ा ख़त्म करना चाहूँगा आज में, और बाकी आपके जो भी है शुरू करूँगा मैं वर्ड से, ठीक है दोस्तों, लेटर एंड वर्ड्स, ठीक है, लेटर एंड वर्ड्स, सॉरी लेटर्स एंड वर्ड्स। वर्ड आपको इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें तो वर्ड एवं शब्द, ठीक है दोस्तों। आपने ये सारे के सारे पढ़े होंगे मुझे पता है, लेकिन आज के समय में आपको ये तैयार नहीं होंगे, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको ख़त्म करेंगे और इसको बताएंगे भी। तो अंग्रेजी भाषा की बात करें तो हम अंग्रेजी भाषा में आपके कितने
अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ड होते हैं, ठीक है, वर्ड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वोवेल्स की। तो वोवेल आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और कॉन्सोनेंट आपके होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके होते हैं जिसको वोवेल्स को सॉरी बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये बच्चे जो आपके 26 में से ये 5 कम कर दीजिए, बाकी जो 21 होते हैं वो आपके होते हैं क्या, कॉन्सोनेंट। जैसे हो गया ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में अगर जानते हैं तो आपको स्वर बोले जाते हैं। वोवेल्स को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ये किसका काम करते हैं, मात्रा का काम करते हैं। अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो बिना मात्रा, ये मात्राएं होती हैं आपकी, इस तरह से अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो। और बाकी ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जो इनकी दोनों की सहायता से क्या होता है, एक शब्द बनता है, शब्द की संरचना होती है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने सब पढ़ाई होगा। और अब मैं आपको शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे आपका शब्द है, यानी शब्द यानी वर्ड। शब्द जो होते हैं वर्ड, ये क्या बनते हैं, वोवेल्स और व्यंजन की सहायता से, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की सहायता से बनता है शब्द। जैसे आपको हो गया डॉग, DOG, डॉग, ये क्या है, इसमें ये तो व्यंजन है, इंग्लिश में हिंदी में बोले तो व्यंजन है, और ये भी व्यंजन है। और बीच वाला जो आपका ओ है, ये क्या है, वोवेल यानी स्वर है आपका, ये कॉन्सोनेंट होगा। यानी इन दोनों की सहायता से क्या बनता है, एक वर्ड की संरचना होती है। और जैसे और भी हैं आपके, जैसे किसी का नाम ही ले लीजिए आप, जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ प्रशांत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स भरे पड़े हैं। ठीक, देखो ये आपका वोवेल है, ये आपका वोवेल है, बाकी जो बचे वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, ये तो कि सॉरी स्वर और व्यंजन की सहायता से क्या बनते हैं, एक शब्द की संरचना होती है। जैसे डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, या पैरट है, ये जो भी है आपके, ये क्या होते हैं, इनकी संरचना होती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं डीएलएड परीक्षा में। डीएलएड परीक्षा आपकी सेकंड सेमेस्टर की हो या फोर्थ सेमेस्टर की हो, दोनों में ही आते हैं। आपको ये पूछ लेगा, जैसे कि इसको कंप्लीट द वर्ड, कंप्लीट दैट वर्ड, इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जैसे दे दिया उसने, जैसे हर्ट दे दिया, हर्ट। अब इसमें क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करें, HE, बस HEART, हर्ट जानते हैं हम सब। जैसे PLAN, जैसे ये हो गया, तो इसका प्लानेट, ये कंप्लीट करने के लिए दे दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके डीएलएड परीक्षा में, जो आपके ऑप्शन में एक एक नंबर के आते हैं, इस तरह से दे दिए जाते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कंप्लीट द वर्ड विद हेल्प ऑफ वोवेल्स, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, यानी स्वर की सहायता से इसे कंप्लीट कीजिए, इसे पूरा कीजिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपके जैसे पूछ लिया जाता है, मैं बता देता हूँ आपका, जैसे कोई दे दिया जाएगा, उसमें केवल व्यंजन होंगे, यानी कॉन्सोनेंट होंगे, उसमें वर्ड नहीं होगा, हमें वर्ड लगाने पड़ते हैं। जैसे CH, डबल
डॉट है ये, इनको हमें भरना है, तो चीयर हो जाएगा आपका, चीयर। ठीक है, इस तरह से बहुत से होते हैं, उसे हमें कंप्लीट करना पड़ता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट दैट वर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट की सहायता से कीजिए। जैसे ये दे दिया आपका पी ए, जगह छोड़ दी ओ टी। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट ही आएगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है, आर जो आपका होता है वो आ जाएगा यहाँ पे, पैरट हो गया, तोता। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ये आप ये कर ही लेंगे, मेरा ख्याल तो यही है। हमें बस इनकी सहायता से क्या करना होता है, इनको बनाना। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। और मैं इसकी टेलीग्राम पर जो मेरा हमारा चैनल है सिंबल राइट फॉर एजुकेशन, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम अगर आप भूलते हैं तो सिंबल सर्च कर लीजिए प्लीज़, राइट फॉर एजुकेशन। हमारा कार्य केवल इतना है कि आपकी जो आने वाली परीक्षा है, जो भी परीक्षा होगी आपकी अध्यापक से संबंधित, उसमें आपकी हम मदद करने वाले हैं, यानी सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम कराने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनकी बैक आई है या बैक प्रशिक्षु हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिनकी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, समय कम है दोस्तों, हमें करना क्या है, जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है उसकी। और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा इंप्रूव होता रहेगा आपका जो भी सब्जेक्ट है। अगर आप मॉडल पेपर से पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता मॉडल पेपर से पढ़िए, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं डेली, तो आपको मॉडल पेपर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना नहीं दिया जाता है जितना हम लोग करवा देंगे, और यही सब होता है, बस घुमा फिरा के आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, और मॉडल पेपर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात दिक्कत नहीं है हमें भी। तो उससे क्या होगा, आपको तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी, और जितना आप करा रहे हैं ये यही सब आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस जिसको बोलते हैं वाक्य। तो दोस्तों ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों हम बात करेंगे अब सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी जो आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा या फिर 7th में पढ़ा होगा, सेंटेंस के प्रकार, और जो आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में, सॉरी 4th सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में आते हैं। ठीक है, सॉरी 4th सेमेस्टर में क्या होता है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बाकी जो आपका है वो ये इसमें थोड़ा सिंपल रहता है, यानी जो हमारा बेसिक होता है उसी के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ये आपने पहले आप पढ़ चुके हैं, हमें क्या करना, बस रिवाइज करना थोड़ा सा। बाकी आपसे क्या होगा कि जो भी आपकी परीक्षा होगी, डीएलएड हो गया आपका, या फिर सीटेट हो गया, या फिर यूपीटेट हो गया, जितनी भी परीक्षा आती हैं उसमें सारे में सब में ये आता है, क्योंकि वहाँ शुरुआती इससे ही होती है, और बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आते तो सबको ही एक्चुअली, बट होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो हमें क्या करना, उसी को रिवाइज करना है, बाकी पढ़ना कुछ नया नहीं है, बस रिवाइज करना है अपना। रिवाइज कर लेंगे, उसी में हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसलिए पहले से लिख के रखा है, तो मैं आपको आइए एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, सेंटेंस यानी वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉलोज इन ऑर्डर एंड मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी अगर आप हिंदी में बोलें तो बोल सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थ प्रदान करे, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, उसे हम क्या वाक्य कहते हैं, वाक्य यानी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल सी बात है। अब हम आते हैं इसके वाक्य प्रकार पे। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा भी होगा इसमें। तो एसर्टिव सेंटेंस आपका जो पहला होता है, ये होता है आपका पहला एसर्टिव सेंटेंस, जो इसको बोलते हैं कथनवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कथनवाचक वाक्य। अब दूसरा हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेश सूचक वाक्य। इसके बारे में हम बात करेंगे। मेन चीज इसमें होती है इसके और इसका मिलान, और बाकी जो इनमें क्या होता है, इसमें साइन क्या होता है सबका। तो जो एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है लास्ट में आके, इतना हमें पता। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछता है हमसे, या हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या हुआ, खाना खा रहा है, तो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। बाकी इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, जिसमें कोई आदेश देता है या कोई
कहता है जैसे ये काम कर लीजिए, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें ये वाला चिन्ह आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसको बोलते हैं हम। बाकी होता है आपका 5वां नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों। जितने भी ये हमारे सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, पांचों प्रकार से दो दो एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके डीएलएड परीक्षा में हो या फिर आप सीटेट या यूपीटेट परीक्षा देते हैं उसमें भी आता है, ठीक है। हमें करना क्या है, इनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमें उनको इतने अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी कोई भी प्रश्न हमारा छूट के ना जा पाए। एग्जाम में होता क्या, आप पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, इसलिए हमें तैयारी थोड़ी पहले से करनी चाहिए। यानी जो अभी समय ज़्यादा नहीं है, अक्टूबर परीक्षा में शायद हो सकता है परीक्षा हो, जिनका बैक पेपर है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, या फिर जिनका फोर्थ सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर में भी आने वाले हैं, उनके फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस मैं लगाने वाला हूँ अगले कुछ समय बाद, ठीक है दोस्तों। बाकी जो आपके ये जितने मैं आपको करा रहा हूँ वो आप तैयार कर लीजिए और रोजाना क्लास ले लीजिए। हो सकता है हम बात करने वाले हैं इन्हीं वाक्यों के बारे में, यानी असर्टिव सेंटेंस यानी सॉरी कथनवाचक वाक्य। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं फिर, बाकी मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। हम बात करेंगे केवल असर्टिव सेंटेंस यानी कथनवाचक वाक्य के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं आपको इस तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो होती है कुछ प्रॉब्लम जो हम लोग क्लास में भी पूछ लेते हैं, क्लास सेशन चलते हैं हमारे, तो वहाँ भी नहीं समझ पाते हैं तो क्या करते हैं हम उनसे पूछ लेते हैं। तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है असर्टिव सेंटेंस में, जैसे मैं असर्टिव सेंटेंस कराने वाला हूँ तो उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं रोज की रोज कमेंट पढ़ता हूँ, हर किसी कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करने वाले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। चलिए, इसकी परिभाषा क्या होती है, जो वाक्य, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, हिंदी में तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा और हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है हिंदी वालों को प्रॉब्लम आए लेकिन इंग्लिश वाले समझ जाए। तो हिंदी वाला, हिंदी बहुत ही सिंपल सी हिंदी है, कुछ है नहीं खास, तो मैं उसी में बता देता हूँ आपको। बस डेफिनेशन इसकी और कुछ नहीं है। डेफिनेशन अगर आप समझ जाते हैं तो जो आपके सेंटेंस बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें फिर, ठीक है दोस्तों। तो जो बात तथ्यों या घटनाओं पर आधारित होते हैं, तथ्यों या घटनाओं का वर्णन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन होती है, जो वाक्य तथ्यों या घटनाओं का वर्णन करते हैं उन्हें कथनवाचक वाक्य कहते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक आपका होता है एफर्मेटिव, आपने पढ़ा होगा एफर्मेटिव सेंटेंस, आप शॉर्ट में समझा देता हूँ। और नकारात्मक होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया इसलिए, निगेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, कुछ टेंस कर लेते हैं यानी सेंटेंस करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन में जो दिक्कत आएगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए। ये आपकी हेडिंग एक तरह से मान लीजिए, क्या है, असर्टिव सेंटेंस
की डेफिनेशन है आपकी हिंदी में। जो वाक्य तथ्यों या घटनाओं का वर्णन करते हैं उन्हें कथनवाचक वाक्य यानी एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव भी हो सकते हैं। जैसे नहीं के लिए आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जिसमें घटना की वर्णन करने की पूरी कोशिश की जाए, जैसे कि वह कार्य हो गया, मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है तो हो गया और नहीं हो गया में बहुत फर्क होता है। यानी नहीं हुआ तो आपका नेगेटिव होगा और अफर्मेटिव हुआ यानी हो गया। ठीक है, बाकी हम इसके वाक्य कर लेते हैं सेंटेंस आपके, तो उसमें भी दिक्कत, हाँ सॉरी एक और थोड़ा सा ये है इसमें ये है, इसमें फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप यानी का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस कराते हैं, सेंटेंस कराते हैं। फिर बाकी आपकी अगर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर की मैं लिंक डाल दूंगा इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ हम लोग क्या करते हैं सारी पीडीएफ डालते रहते हैं, जो भी आपसे इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन सीट आंसर सीट होगी या क्वेश्चन सीट होगी, डेली डीपीपी जैसे आप कह सकते हैं एक तरह से, तो रोज़ की रोज़ डालते रहते हैं हम। उसमें क्या होगा आपका रिवाइज होता रहता है जो हम कराते हैं, और आपकी एक्सरसाइज भी होती रहती है, प्रैक्टिस एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मैं इसके एमओक्यू भी करवाऊँगा, तो अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं इम्प्रूव हो सकूँ और आपको इम्प्रूव करके बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं दोस्तों। तो ये मैं एग्जांपल डालता हूँ इसमें। एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, माय फादर इज एन इंजीनियर, हम इसका हिंदी अनुवाद निकालते हैं, तो मैं मेरे पिताजी इंजीनियर हैं। यानी यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, माय फादर इज एन इंजीनियर, यानी मेरे पिताजी एक इंजीनियर है, तो ये आपका क्या होगा, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, एफर्मेटिव। अब नेगेटिव की बात कर लेंगे हम इसकी। नेगेटिव में आपका ये पहले नंबर डाल लीजिए, दूसरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, जैसे आपका हो गया आई डू नॉट फ्लाई द काइट, तो यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, यानी मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये तायत ये थे, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये क्या, हमें वहाँ नहीं जाना है, वो तो बहुत ही निचले स्तर पर हो जाएगा। हमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में जो भी उनके प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, हमें बस उनको पढ़ना है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा। तो आपका ये आपका नेगेटिव हो गया, सॉरी इसकी ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस यानी मैंने कहा था सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं इसके। तो ये हो गया आपका मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, आई डू नॉट फ्लाई द काइट। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, पहचानने की यही है इसका एसर्टिव सेंटेंस, यानी जिसमें कथनवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो भी इसके एग्जांपल और है, ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा मैं, जो आपके एक तरह से मैं डाल दूँगा। जो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं क्या करता हूँ, इनके जो भी अभी प्रैक्टिस के लिए मैं और सेंटेंस दे दूंगा, तो वहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा क्या है ये असर्टिव है, सॉरी असर्टिव सेंटेंस है
या इम्परेटिव है, या फिर आपका कोई और है, जितने इंटरोगेटिव है आपने जितने लिखवाए हैं उसमें से है कोई। ठीक है, तो पहला मैं करा चुका हूँ एसर्टिव सेंटेंस यानी कथनवाचक वाक्य, वो इस तरह से होता है, यानी वो नेगेटिव भी हो सकता है और एफर्मेटिव भी हो सकता है, और कुछ नहीं है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जो हमारा 2 नंबर पे था। सेकंड नंबर हमारा क्या आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये आपने जरूर पढ़ा होगा। प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क जो आपका ये होता है इस तरह से होता है। मैं थोड़ा बढ़ा नहीं पाता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके, यानी जब प्रश्न पूछा जाए। तो मैं इसकी परिभाषा जरूर लिखाऊंगा आपको एक बार। परिभाषा कुछ नहीं है, अगर आप देख लेते हैं डेफिनेशन को तो हो सकता है आप थोड़ा जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता है उनको दिक्कत नहीं होगी इस तरह के सेंटेंस करने में। ठीक है, तो बाकी इसकी परिभाषा होती है आपकी, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है आपका। तो सिंपल तो सारे ही हैं एक्चुअली, लेकिन जिसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा पता है तो वो हमें सिंपल लगता है, और जिनके बारे में हमने कम सुना होता है, जिनको मतलब नॉर्मली कम आया होता है हमारे बेसिक में, वो हमें थोड़े टफ लगते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल कराना चाहूँगा आपको। हाँ, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सॉरी मैं इसको लिख दिया। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इंग्लिश में लिखा देता हूँ, सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी साइन का प्रयोग होता है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा मेरा खराब है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैनेज कीजिए प्लीज़। अब बाकी चलो हम इसके एग्जाम्पल कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या राखी एक चित्रकार लड़की है, जैसे क्या राखी एक चित्रकार यानी आर्टिस्ट आपका जो होता है उसको चित्रकार बोल सकते हैं। चित्रकार लड़की है। अब इसमें क्या क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से पूछ रहा है क्या राखी एक चित्रकार लड़की है। तो हम इसका क्या बनाएंगे? इज राखी एन आर्टिस्ट गर्ल, है ना, कितना सिंपल। इज राखी एन आर्टिस्ट गर्ल। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, और भी बता देता हूँ मैं एक दो इसके, जैसे कह सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दोनों ही इंटरोगेटिव है। तो इसका हो जाएगा वेयर डू यू लिव। ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन मार्क आएगा आपका, सॉरी मैंने यहाँ भी लगा दिया, और यहाँ इसका क्वेश्चन मार्क आएगा, इसका क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सॉरी प्रश्न सूचक चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी इससे पहचान हो जाती है। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है,
ये प्रश्न सूचक चिन्ह होता है आपका। आपके दो सेंटेंस यानी क्लियर हो चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। अब हम तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों आपको दिक्कत अगर कहीं आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कन्फ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। और बाकी हम लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से होते हैं ये। हमें करना क्या है, बस रिवाइज करना है, बस इम्प्रूव करना थोड़ा, और जो हमने पहले पढ़ा है वो हमें बस अपने आज में लाना है, और कुछ नहीं बताया दोस्तों इसमें। तो प्लीज़ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य। वाक्यों से, जिन वाक्यों से आज्ञा सलाह या सुझाव आदि का बोध होता हो, आदि का बोध होता हो, आदि का बोध होता हो, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ। क्या है इसका एग्जांपल? डोंट स्मोक, डोंट स्मोक। हाँ, इसमें एक लाइन और देखना, इसमें क्या फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो क्या फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी तो ये हो जाएगा डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। ये क्या आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है कोई, तो इस तरह से आपका हो जाएगा डोंट स्मोक। हम कोई और लेते हैं, जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, इसमें क्या है, आप कोई आदेश दे रहा है या सुझाव दे रहा है आपका, इस तरह से कह सकते हैं। सुझाव है या सलाह तो है, ये क्या है, धूम्रपान मत करो या मेहनत करो, वर्क हार्ड, डोंट स्मोक। बहुत ही सिंपल से है। और जैसे और भी लेते हैं इसके तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कोई ना कोई हमारा ज्ञान देता ही रहता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस तरह से। तो इसका क्या होगा, सदा सत्य बोलो, सदा या सदैव सत्य बोलो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना कितना सिंपल। हमें पहचान किससे हो जाएगी, बस इसकी डेफिनेशन से। अगर आपको ये याद हो गई ना तो कुछ नहीं है इस सेंटेंस में। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके सारे के सारे होते रहेंगे, बस आपको देखना है और टिक लगाना है। इसका तो ये सही है, बस इसका ये सही है, बस किससे है, इससे। अब जैसे मैंने बताया, जिन वाक्यों से आज्ञा सुझाव या सलाह का आदि का बोध होता हो, उन्हें क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं क्या, इसमें कोई सलाह दे रहा है हमें, या किसी को हम सलाह दे रहे हैं, या सुझाव दे रहे हैं किसी को, या सलाह ले रहे हैं किसी से, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका। जैसे हमसे कोई बोल के चला जाता है, वर्क हार्ड, वेल डन, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है आपके, तो ये आपके आ जाते हैं
इम्परेटिव सेंटेंस, अगर आपको ये एक दे दिया है डोंट स्मोक, बताइए डोंट स्मोक, इस तरह से दे दिएगा, बताइए ये कौन सा वाक्य है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इम्परेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और आपका एसर्टिव सेंटेंस, या आपको कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दे दिया है, 4 दे दिया है कोई, तो आप सीधे सीधे लगाएंगे। ए पे दिया है जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, तो आप सीधा सीधे लगाओगे, यार इम्परेटिव है, जानता हूँ मैं इसको, पढ़ाया हमने, पढ़ाया तभी तो बता पाओगे। अगर आपने, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम कोई हमसे पूछ लेता तो हम नहीं बता पाते हैं ये सारी चीज़ें, तो है बहुत सिंपल, बस हमें क्या है, रिवीजन नहीं हुआ हमारा कभी, अगर हुआ भी तो काफ़ी टाइम हो गया उसको भी, जैसे आपने 9th में 10th में या फिर पढ़ा होगा या फिर 12th में पढ़ा होगा, अगर आप ग्रेजुएशन में तो ये सारी चीज़ें देखने को तक नहीं मिलती है, तो अगर आप इंग्लिश से किया तो जरूर मिलेंगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, फिर आपको इसका नेक्स्ट लेवल मिलता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बस हमें इसकी तैयारी करनी है और कुछ नहीं है, बस एक बार देखो हटाओ, एक बार देखो हटाओ, सारी की सारी चीज़ें आपको आ जाएंगे। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलो, ये क्या है, हमसे कोई कह ही तो रहा है भाई, जैसे हमारे पिताजी या दादाजी हमसे कहते हैं कि सदा सत्य बोलो, तो ये क्या है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। बाकी आने वाले जो और भी सेंटेंस हैं, 5 मैंने बताए हैं, 5 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं, बस दो तीन तीन मैं करा के चलता हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, और आपको समझ में भी आ रहा होगा यो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता जरूर देना, हो सकता है मैं अगले जो हमारा क्लास होगी उसमें मैं कवर कर लूँ, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उनको भी मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। मैं इसको मिटा देता हूँ। नंबर 4 पे आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है, इस तरह से होगा ये। अब इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी जो वाक्य आकस्मिक भावों को प्रकट करते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, जो वाक्य आकस्मिक भावों को प्रकट करते हैं, अब हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। कितनी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जो वाक्य आकस्मिक भावों को प्रकट करते हैं, यानी आकस्मिक अचानक से आपको कोई भाव आ जाते हैं तो उनको प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, जैसे जो वाक्य 2 लाइन की, 1 लाइन की तो है ही बिल्कुल, आपको बस लिख लेना है, अगर आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे तो वो आकस्मिक भावों को प्रकट करते हैं, हमें सूचना देते, बताते, इस तरह से प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये वाला आपका है, इस तरह से साइन आता है इसमें, ठीक है, याद हो जाएगा यार, ये तो हम लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं, किसी चैट करते हैं तब भी इसी का ज़्यादा यूज करते हैं, ये और ये आते रहते हैं, ठीक है। तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है आपका, हिंदी में भी आपको सहायता करेगा, अगर आपने हिंदी में पूछते हैं तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह बोला जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है, कॉमा विराम वगैरह ये तो जानते ही हो आप, ठीक है। तो मैं इसके एग्जाम्पल करा देता हूँ 1-2, जैसे एग्जाम्पल में आप इसका पहला देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल पहले हम कह देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, सॉरी ये हमेशा छोटा आएगा यदि आप बाद में लिखते हैं तो, पिक्चर, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है आपका ये, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल
पिक्चर, कैसा सुंदर चित्र है, कैसा सुंदर चित्र है। इसमें क्या है, ये वाला, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। जब आपको, अगर आपको ये सेंटेंस दे दिया गया इस तरह से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका बस दिमाग में ये परिभाषा, आपकी जो डेफिनेशन है ये याद होगी, तो आप 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात होगी, 2 सेकंड भी नहीं सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बस सीधा टिक लगाएंगे। आपको जो हमें चीजें पता होती है सबसे पहले हमारी निगाह उन्हीं पे जाती है, ठीक है। तो जो वाक्य आकस्मिक भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हम चलते चलते देख लिया, व्हाट अ विलेज, कितना सुंदर गांव है, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। कोई और भी ले लेते हैं इसके हम, ओ आई हैव ruined, हाई में बर्बाद हो गया, हाई में बर्बाद हो गया, ठीक। कितना सिंपल है, अब इससे सिंपल क्या होगा, ठीक है। हाई में बर्बाद हो गया यानी आकस्मिक, अंदर से आपको एकदम फीलिंग आए, एक अचानक से फीलिंग है कि अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, अरे ये क्या हो रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है दोस्तों। और भी इसकी जरूरत है तो मैं और भी करवा देता हूँ, नहीं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारे दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ ये चीज़ें कवर हो। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं जरूर इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा उसको, तो आप उसको सॉल्व करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो चौथा हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब पांचवा आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य, इच्छा प्रकट हो, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों। आपका लास्ट है आपका ये पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें लिख देता हूं, जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करते हैं इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब बताओ इससे सिंपल क्या होगा, अब इसके सेंटेंस कराऊंगा तो अरे सर ये तो बहुत सरल है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब है कुछ नहीं इसमें, लेकिन हमेशा, मैं हमेशा के लिए बात कर रहा हूँ, हमेशा इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया और ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें भी क्या इसका प्रयोग होता है, इसमें भी इसका प्रयोग होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, जैसे पहला एग्जांपल में इसका कर देता हूँ। अब देखो ये आपने चलते चलते भी सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, सुना होगा आपने, ठीक है। यानी किसी की इच्छा प्रकट हो रही है आपके लिए, क्या कह रहा है वो, तुम दीर्घायु हो, ठीक है, तुम दीर्घायु हो, ये वाला चिन्ह होगा आपका, पता कुछ है इसमें। और जैसे ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सुबह सुबह फोन खोलते हैं तो आपको यही आता है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, है कितना सिंपल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारे क्या है, सारे के सारे आपके हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आपसे आप कल भी पूछ लिया जाता है, कोई पूछ लेता है, जैसे कोई पूछता है, हम लोगों से जो बुजुर्ग हैं वो कभी कभी पूछ लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं हमारा, क्या कहते हैं कि
आप ये बताइए, बहुत होशियार बन रहे हो है ना, इस तरह से पूछते हैं तो बहुत होशियार बनते हो। ये बताइए गुड मॉर्निंग कौन सा वाक्य हुआ, कौन सा सेंटेंस हुआ। तो कुछ लोग, जिन लोगों को नहीं पता, पढ़ा तो है सबने लेकिन याद नहीं है। सही बात है, याद नहीं पढ़ा तो मैं ये किसी की नहीं कह सकता कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा सबने है लेकिन याद नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, जिसको पता होगा अरे यार ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इच्छावाचक वाक्य ही तो है कि नहीं। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो बता सकते हैं, और जिन्होंने अभी रिवाइज नहीं हुआ उनका, तो वो क्या कहेंगे, पता नहीं होगा कुछ, हमें क्या मतलब उससे, क्या फर्क पड़ता है, बस हमें सुनने के लिए मिल जाता है, किसी को बोलने के लिए मिल जाता है, तो बस इतना है। अब जो भी आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बता जरूर देना, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको इम्प्रूव करके और भी बता सकूं, जो दिक्कतें हुई हैं वो भी समझा सकूं, ठीक है। और आज की वीडियो हम इसी टाइम पे समाप्त कर रहे हैं, और आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा इससे आगे के सेंटेंस, सेंटेंस क्या, अब अंग्रेजी में ही बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअली अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो 2 यूनिट होती हैं, सॉरी 2 सेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका तो ये होता है शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी होती है सारी की सारी। सेकंड सेक्शन में आपका ये हो जाता है ग्रामर, जो यानी नॉर्मल ग्रामर है हमारी, जो हम यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, जो इंग्लिश में इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप किसी का ट्यूशन भी लेते हैं इंग्लिश का, तो सबसे पहले ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये मुझे बताई भी जाती हैं, तो वही हमारा, तो इसको तो हम समझा सकते हैं, वो आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। मैं बता भी चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है तो प्लीज उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि सीटेट में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उसी से आते हैं, इससे प्रश्न कम आते हैं, वहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और आपके यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वहां से बहुत कम आते हैं, क्योंकि शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी आपकी जितनी भी आती है इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय से, अगर आप देख लेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर का उठा के देख लीजिए और फोर्थ सेमेस्टर का उठा के देख लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आपने सी टेट दे रहे हैं या यूपी टेट दे रहे हैं या कोई भी टेट दे रहे हैं, रीट या फिर डी कुछ भी दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, मैं ये आपकी गारंटी लेता हूँ। अगर आपका तैयार है सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का ये है एक्चुअली, और फोर्थ सेमेस्टर में भी आता है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, लेकिन उसमें ये चीज़ें कम पूछी जाती है, उसमें 4 चीज़ें पूछी जाती हैं बढ़ा के, जैसे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, प्रीपोजिशन, इस तरह से पूछी जाती है। तो वो मैं बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो से, अगली जो वीडियोज आएंगी उनमें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्लास को।